पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल एम.ए. राहत के कलम से ताबूत। ये सान बोतो है, लिशी ने जवाब दिया और मैं ज़ाहिर लब ये नाम दोहराने लगा। कोई गैर मारूफ सी जगह थी, लेकिन ये अंदाज़ा होता था कि अफ्रीका ही का मुल्क है। वैसे मिस्टर वान डार्क, आपका तल्लुक़ कहाँ से है? इस सिलसिले में मिस्टर आर्सन पावर ने मुझे मना कर दिया है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं अपने बारे में किसी को भी ना बताऊं। ये अच्छी बात है कि वादे की पाबंदी की जाए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पापा दुनिया की कोई बात मुझसे नहीं छुपाते। यकीनन आपसे कोई बात छुपाई भी नहीं जा सकती। मैं बेख्तियार बोल उठा और वह हंसने लगी। आप दिलचस्प आदमी हैं। आपका बेहद शुक्रिया, मैंने नियाज़मंदी से सर खम करके कहा। फिर लैशी मुझसे अपने पापा के बारे में बात करने लगी, लेकिन ये सारी बातें घरेलू अंदाज की थी। वो एक ऐसी बेटी थी जो अपने बाप को बहुत ज़्यादा चाहती थी। खैर, उसकी चाहतों का जो सिलसिला भी हो, लेकिन मुझे वो सर से पाँव तक चाहे जाने के काबिल नज़र आई। मैं उसे जी भरकर देखता रहा और वो बेतकान बोलती रही और मैं जवाब देता रहा। कई दफ़ा उसे रुकना पड़ा और मुझे भी, क्योंकि उस तरह बात मेरी ज़ात तक आ जाती थी। लैशी अब खुद इस बात से ग्रेज कर रही थी कि मेरे बारे में ज़्यादा खोज करे। 2-3 घंटे पर लगा कर उठ गए और उसने वक़्त देख कर कहा, मेरा ख्याल है कि पापा के आने में देर नहीं होगी। अब मुझे ज़रा कुछ मसरूफियत है, ताहम जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारे साथ वक़्त गुजारने में लुत्फ़ आएगा। थैंक यू, मैंने गर्दन खम करके कहा और वो चली गई। मैं अहमकों की तरह इधर उधर देखने लगा। ये उसी का घर था और यहाँ वो मेरे लिए एक मेहमान के सेहत इख्तियार कर गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। उससे ये तो अंदाज़ा हो गया कि कम से कम आर्सन पावर ने मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अब मैं थोड़ी सी उकताहट महसूस कर रहा था। शाम के खाने पर लैशी ने मुझे भी तलब कर लिया। आर्सन पावर भी खाने की मेज़ पर मौजूद थे। मुझे देखकर उन्होंने सवालिया अंदाज में लैशी की नम निगाहें उठाई। वो खामोश रही तो उन्होंने इस दूसरे अफराद की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोले, आपसे तारफ़ नहीं हो सका। जी, और मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फटी की फटी रह गई। लैशी, क्या तुम अपने दोस्त से तारफ़ नहीं कराओगी? पापा, ये तो आपके दोस्त हैं। मेरे आर्सन पावर के चेहरे की लकीरें अजीब अंदाज में नुमायाँ हो गईं। लैशी, मैं और दूसरे लोग हैरत से आर्सन पावर को देख रहे थे। पापा, क्या ये आपके दोस्त नहीं? सॉरी डियर, या तो मैं इन्हें पहचान नहीं सका या फिर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी निगाहें तो अपने हर दोस्त को पहचानती हैं, जबकि इन्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरे असाब कशीदा हो गए और मैंने आहिस्ता से कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मिस्टर आर्सन, सॉरी मिस्टर, मैं अजनबी लोगों से मजाक नहीं करता। तब क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे? वान डार्क हूँ, आपका दोस्त, और जिस पर आप नाज करते हैं। वान डार्क मेरा दोस्त और मैं उस पर नाज करता हूँ। माफ़ करना नौजवान, अब तो तुम्हें अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताना पड़ेगा। इस इमारत में तुम्हारा दाखिला किस तरह हुआ? पापा, ये आपके साथ जहाज़ पर आए थे, लैशी ने कहा। मेरे साथ? आर्सन पावर की आंखें सवालिया अंदाज में लैशी और फिर मेरी तरफ उठ गईं। मैं वान डार्क हूँ, मैंने किसी कदर वसीले लहजे में कहा। कौन वान डार्क? और मैं किसी वान डार्क को नहीं जानता। ये नाम पहली बार मेरे कानों तक आया है। अरे बाप रे बाप, मैंने खौफजदा अंदाज में गर्दन हिलाई, लेकिन अब आर्सन बार के अंदाज में किसी कदर करख्ती पैदा हो गई थी। उन्होंने सर्द लहजे में कहा, कौन हो तुम? समझ में नहीं आता पापा, आप कैसी बातें करते हैं? लैशी ने मेरी हमायत की। ये आपके साथ जहाज़ में आए थे, आप इन्हें यहाँ लेकर आए और अब आप कह रहे हैं कि आप इन्हें नहीं जानते। आर्सन पावर परेशान निगाहों से एक को देखने लगा। या तो तुम लोग पागल हो गए हो या फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। नौजवान दोस्त, बराह करम अपने बारे में मुझे तफसील बता दो। मैं बेहद मसरूफ़ इंसान हूँ, हो सकता है कि तुम्हें भूल गया हूँ। अब तो बतानी पड़ेगी तफसील मिस्टर आर्सन पावर, लेकिन साथ ही नहायत अफसोस के साथ ये अल्फाज कहता हूँ कि आप नहायत नास पास और घटिया आदमी हैं।
आर्सन पावर के चेहरे पर अजीब से तासरात पैदा हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहे हों और दूसरे लोग भी चौंक पड़े। और फिर मैंने ही कहा, आप गालबन ये भूल गए होंगे कि हिंदुस्तान में आप पर कातलाना हमला हुआ था और किसी ने आपकी ज़िंदगी बचाई थी। ओहो, ताज्जुब है, अगर आप वो थे मिस्टर, क्या नाम बताया था, मिस्टर वान डार्क, तो आप यहाँ कैसे आ गए? क्या मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने आपको मेरे साथ भेजा था? आर्सन पावर ने सवाल किया और मेरी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। जी नहीं, वैसे अगर आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं तो मुझे उसका अफसोस है। हिंदुस्तानी हकाम के सामने आपने मुझे वान डार्क के हैसियत से पहचाना और हुकूमत से दरख्वास्त की कि मुझे आपके हवाले कर दिया जाए। आपने दोस्ती के जिन जज्बों का इजहार किया उनके तहत मैंने आपको मायूस करना मुनासिब नहीं समझा और अपना वतन छोड़कर यहाँ आ गया। अब आपने दिल में ये सोचा है कि मेरी ज़रूरत नहीं रही, चुनाचा अदम वाकफियत का इजहार किया। माफ़ कीजिएगा मिस्टर आर्सन, मैं आपका एहसान लेना भी नहीं चाहता और इसके बाद आपके ऐश कदे में रहना भी पसंद नहीं करता। आप गलतफहमी का शिकार हैं। मैं तो सिर्फ आपकी दावत पर यहाँ तक चला आया हूँ और इस सिलसिले में अगर आपको किसी तरह का कोई शुबा है तो हुकूमत हिंदुस्तान इस बात की तस्दीक कर सकती है। मुझे अफसोस है कि मैंने एक गलत आदमी को वो हैसियत दी जो ज़हन दिल से तल्लुक़ रखती है। सॉरी। और उसके बाद इसका क्या सवाल है कि मैं आपके साथ वक्त गुजारूं या इस मेज़ पर बैठकर खाना खाऊं? मिस्टर आर्सन पावर मुतहय्यराना अंदाज में मुझे देख रहे थे और मैं कुर्सी से उठकर वापसी के लिए मुड़ा तो उन्होंने आहिस्ता से कहा, सुनिए तो सही मिस्टर डार्क प्लीज़, ये बात भी मुनासिब नहीं कि आप खाने की मेज़ से इस तरह चले जाएं। आप क्या समझते हैं अपने आप को, और आपके ख्याल में मैं आपकी इस मेज़ पर बैठने के लिए यहाँ आया हूँ? इस तौहीन के बाद अगर मेरी जगह आप होते तो क्या रुक जाते? मैं अलबत्ता ये किसी तौर पर मुमकिन नहीं समझता। और मैंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकला, लेकिन उसी तेज़ी से लैशी पावर भी मेरे करीब पहुँच गई। सुनो तो सही मिस्टर डार्क प्लीज़। सॉरी डियर, तुम खुद सोचो, मैंने मिस्टर आर्सन पावर की ज़िंदगी बचाई थी और उस वक़्त मेरे ज़हन के किसी गोशे में ये ख्याल भी नहीं था कि उसके बदले में मिस्टर आर्सन पावर के साथ सहानुभूति तक आऊँगा। मिस्टर आर्सन पावर ने हिंदुस्तान की उम्मत से दरख्वास्त की और मुझे यहाँ तक ले आए और यहाँ आने के बाद वो मुझसे जान छुड़ाने के लिए इसी तरह बेगानगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं एक खुददार आदमी हूँ और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपसे कौन कहता है कि आप ये सब कुछ बर्दाश्त कीजिए? डैडी ने अगर ये हरकत की है तो क्या हुआ, दूसरों से भी तो आपका तारफ़ हो चुका है, मैं भी मौजूद हूँ। क्या मैं ये बात बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे घर से कोई मेहमान, और ख़ास तौर से वो जिसने मेरी डैडी पर एहसान किया हो, इसी तरह रुखसत हो जाए? कमाल की बात है मिस लैशी, भला मेरे और आपके दरमियान क्या रबत है? सुनिए, अगर डैडी किसी वजह से ये बातें भूल चुके हैं तो ये अंदाज़ा तो लगाना ही होगा कि ऐसा क्यों हुआ। कातलाना हमले के बारे में मुझे कुछ तफसील मालूम है और उसकी इतला हमको लोगों को मिल गई थी, लेकिन बहुत ही मुख्तसर अंदाज में। मैं अभी तक डैडी से इस सिलसिले में पूछ कुछ नहीं कर पाई कि हमलावर कौन थे और उनका मकसद क्या था। ज़ाहिर है कि मुझे वक्त ही नहीं मिला, लेकिन अगर आपने डैडी की जान बचाई है तो ये मुझ पर लाजम है कि मैं आपकी पजीराई करूं। हो सकता है कि डैडी किसी जहनी मंसूबे के दायरे असर हों। बराह करम आप उनसे जाने का फ़ैसला मुलतवी कर दीजिए। मिस लैशी, कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप। जिसकी शख्स की अमा पर मैं यहाँ तक आया हूँ, अगर वो मुझे पहचानने से मुनकर हो जाए तो उसके बाद मेरा यहाँ रुकने का क्या सवाल है? लैशी किसी सोच में डूब गई और फिर उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा एक काम कीजिए, आप यहाँ ना रुकें, लेकिन मेरे साथ कहीं और तो चल सकते हैं। कहाँ? जहाँ मैं ले जाऊँ, उसने अजीब से अंदाज में कहा और मैं उसकी सूरत देखने लगा। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कहने को तो मैं आपसे बहुत कुछ कह सकता हूँ मिस लैशी, लेकिन बहर तौर अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मुझे कहीं रखें तो ठीक है। आर्जी तौर पर आपकी ये बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। तो फिर आइए, मेरे साथ चलिए। आप जाइए और खाने के कमरे में वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगा। इन हालात में भला क्या ये मुनासिब होगा? मैं खुद भी बहुत बददिल हुई हूँ डैडी, और कि इस अंदाज से बराह करम मेरे साथ आइए। लैशी ने मुझे इस तरह मजबूर किया कि मैंने हामी भर ली और थोड़ी देर के बाद मैं उसके साथ एक छोटी सी कार में बैठा जा रहा था। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कहाँ ले जाएंगे मुझे? ऐ शानू, ये शियाओं का होटल है। ओह, लेकिन माफ़ कीजिएगा, होटल का मैनेजर मेरा दोस्त है और मुझे उसके अखराजात अदा नहीं करने पड़ेंगे, और अगर अदा करने पड़े तब भी ये कोई ऐसी अहम बात नहीं। आप मुतमिन रहें, मैं नहीं समझती कि आपके और डैडी के मामलात क्या हैं,
लेकिन बहरतौर मैं खुद अपनी आंखों से देखा है कि डैडी के साथ ही जहाज़ से उतरे थे और उस वक्त डैडी आपको बड़े एहतराम से अपने साथ लाए थे। यहाँ आकर ना जाने उनको क्या हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। होटल एशियानो वाकई एशियाओं का होटल था। यहाँ चिपकी हुई पगड़ी बांधे सिख भी नज़र आ रहे थे, धोती बरादर हिंदू भी थे और मुसलमान भी मुख्तलिफ हुलियों में नज़र आ रहे थे। चीनी और जापानी अफराद भी गाहे गाहे नज़र आ जाते और मकामी लोगों की तादाद भी अच्छी खासी नज़र आती थी। लैशी मैनेजर के पास पहुंच गई और वह एक मकामी नौजवान था, इंतहाई चौड़े व शानों वाला। उस मकामी लोगों की तरह बदनुमा था, लेकिन आंखें बेहद खूबसूरत थी। लैशी उससे बातें करती रही और उसने गर्दन खम की और फिर एक शख्स को बुलाया और उसे कुछ हदायत की। उस शख्स ने काउंटर से एक चाबी हासिल की और उसके बाद हमें साथ आने का मशवरा देकर लिफ्ट की जान बढ़ गया। लिफ्ट ने हमें 5वीं मंजिल पर उतार दिया। 5वीं मंजिल का एक कमरा हमारे लिए मुंतखब कर दिया गया। चुनाचा मैं उसमें मुकीम हो गया। कमरा काफ़ी कुशादा और बहुत खूबसूरत था। लैशी पावर ने कभी खिड़की खोली और गहरी सांसें लेने लगी। तब उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि कमरा आपको पसंद आएगा, लेकिन बराह करम यहाँ से जाने की कोशिश ना कीजिएगा। मेरा आपसे रब्ता रहेगा। बराह करम मुझसे तावन कीजिए और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। मिस लैशी, आपको वाकई मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई और मैं उसके लिए माजरत खवा हूँ। एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपसे, किसी किस्म की परेशानी या तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। हाँ, कम अज़ कम ये बात ज़रूर मालूम कर लीजिए कि मैंने पावर की जान बचाई थी या नहीं। अगर ये सबूत आपको मिल जाए तो बराह करम मुझे से आगाह कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी पोजीशन साफ़ करने के बाद यहाँ से चला जाऊँ। लैशी ने अजीब सी निगाह से मुझे देखा और आगे बढ़ी। मेरा हाथ पकड़ा और उसे बोसा दिया और फिर तेज़ी से बाहर की तरफ मुड़ती हुई बोली, इस अमानत को अपने पास महफूज रखिएगा। ये आपको किसी लैशी की पावर की याद दिलाती रहेगी और आप उसे छोड़कर भागना नहीं पसंद करेंगे। खूबसूरत अंदाज था किसी को रुझाने का और मैं अपने हाथ की पुश्त पर उसके होंठों के सुर्ख निशानात देखता रहा। लिपस्टिक सी बन गई थी और फिर मैंने शाने हिलाए और उस खिड़की के पास पहुंच गया जो लैशी ने खोली थी। थोड़ी देर वहां खड़ा बाहर का नज़ारा करता रहा और फिर वापस आकर कमरे के वस्त में पड़े सोफे पर बैठ गया। अब मेरा ज़हन इन्हीं पुरअसरार वाक़यात में उलझा हुआ था, मगर ये उलझाव ज़्यादा तवील साबित ना हुआ। अचानक खिड़की से सर्द हवा का एक झोंका अंदर दाखिल हुआ और मेरे बदन पर एक लम्हे के लिए कपकी फीसी तारी हो गई। मैंने खिड़की की तरफ देखा और हैरान रह गया। खिड़की के पास से हटते ही मैंने उसे बंद कर दिया और फिर ये ठंडक मेरे ज़हन में सरायत कर गई। मेरे होंठ भींच गए, आंखें खून उगलने लगी और मैंने सर्द और बिगड़े हुए लहजे में पुकारा, रामीज़ तुम? हाँ, मेरा ख्याल था कि तुम मुझे भूल चुके होगे। जहन में रामीज़ की आवाज़ गूंजी, हाँ तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई तुम्हें भूल चुका हूँ। तो फिर तुमने मुझे मेरे नाम से कैसे पुकारा? ज़ाहिर है कि तकलीफ़ के वो लम्हात इतनी जल्दी जहन से फरामोश नहीं होते। रामास, बदकिस्मती से मेरी कि तुम मेरे दोस्त हो, कि दोस्त की हम शक्ल हो, वरना तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम ऐसी खूबियों के मालिक हो कि तुम्हारी खुशामद की जाए? मैं तुम्हारी दोस्ती पर लानत भेजता हूँ और अपने सूरत पर भी, जो कहीं और किसी जगह तुम्हारे दोस्त राह अमास से मिलती जुलती है। मुझे सारी शक्लें कबूल हैं, लेकिन राह अमास की सूरत कबूल नहीं है और इस बात पर मैं हमेशा शर्मसार रहूँगा। तुम नासपास भी हो रामास, और मैंने हमेशा हर जगह तुम्हारी मदद की, हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथी बना हूँ, लेकिन जब भी हमारा सामना होता है तुम ऐसी ही बातें करते हो। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी हर तरह की इमदाद पर। तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे बार बार अपनी मकरू याद ना दिलाया करो। अहमक इंसान, क्या तूने ये नहीं सोचा कि तुझे यहाँ कौन लाया? किसने उस वक़्त तेरी मदद की जब हिंदुस्तानी फ़ौज और पुलिस तेरे पासपोर्ट और तेरी शनाख्त में नाकाम हो गई? उसके बाद जो कुछ भी होता उसका तसव्वुर तुम नहीं कर सकते, और मैंने यही मुनासिब समझा कि वारसन पावर के जहन में तेरे लिए जगह पैदा कर दी जाए। तब मैंने उसके जहन में वान डाक पैदा किया और वह तुझे उसी हैसियत से पहचान गया। उसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि आर्सन पावर तुझे यहाँ अपने साथ ले आए, वरना तेरा हिंदुस्तान से निकलना नामुमकिन होता। बहरतौर मैं तेरे लिए कुछ नहीं करता, जो कुछ करता हूँ अपने दोस्त रामास के लिए करता हूँ। ठीक है, तू मेरे लिए दिल में यही जज्बात रखता है तो तेरी अपनी मर्ज़ी, मैं जा रहा हूँ। अब भुगत इन हालात से। सर्दी की फ़िज़ा मादूम हो गई और मुझे अंदाज़ा हो गया कि रामीज़ नाराज़ होकर चला गया।
ज़हन में वो मेरे ज़हन में बड़ी सनसनी छोड़ गया था। वाकई रामीस का कहना दुरुस्त था। आर्सन पर यकीनन उसके ज़ाहिर असर आ गए थे और ये सब उसी की कारस्तानी थी। और अब अगर वो मुझे चाहने से इनकार कर दे और उनके ज़हन से वो तमाम लम्हात महू हो गए थे तो मुझे हैरत नहीं करनी चाहिए थी। वो बेचारे बेकसूर थे, लेकिन मैं भी तो नहीं जानता था कि ये सब कुछ उस बुरी रूह का कारनामा है जो भटकती हुई न जाने कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। मगर अब क्या होगा। रात यूं ही गुजरी। दूसरा दिन भी ख़ास अहमियत का हामिल नहीं था। ज़हन पर एक बोझ सा तारी था और मैं अपनी ज़ात और अपने मुस्तकबल के वसवसों में घिरा हुआ था। फिर वक्त यही फैसला किया था कि लैशी पावर जब तक सपास गुजारी कर रही है करनी दी जाए। जब वो उकता जाए तो फिर आगे के बारे में सोचना मुनासिब है। मैं लैशी पावर का इंतज़ार करता रहा। दोपहर तक वो ना आई तो मैं खुद होटल से निकल आया और सान बोतों की गली कोचों में गर्दिश करने लगा। अफ्रीका की रवायती ज़िंदगी यहाँ नज़र नहीं आ रही थी। शहर, गलियाँ और बाज़ार आले दर्जे की इमारतों से मरसा थे। अलबत्ता उनके दरमियान घूमने फिरने वाले लोग बहुत ज़्यादा महज़ब नज़र नहीं आ रहे थे। मैं टहलता हुआ एक ऐसे इलाके की जानब जा निकला जो आम शहर की निस्बत ज़रा हल्की तर्ज पर बना हुआ था। यहाँ पहली बार मुझे रवायती अफ्रीकी रक्स नज़र आया। गालबन कोई तकरीब थी। लोगों ने बांस खड़े करके उनमें रंग बिरंगी झंडियाँ लटकाई हुई थी और उनके आस पास बहुत से लोग एक दायरा बनाए हुए बैठे थे। मैंने उस तकरीब में चंद गैर मुल्कियों को भी देखा जो पत्थरों पर बैठे हुए थे। पता नहीं वो उन लोग उनके दरमियान बाकायदा तौर पर मदऊ थे या फिर ये इत्तफाक ही था। मैं खुद भी उनके दरमियान जा खड़ा हुआ। दो नंग धड़ंग नौजवान जिन्होंने किसी जानवर की खाल से जिस्म के निचले हिस्से की सतर पोशी की हुई थी और उसकी अकब में जानवर की खाल की दुम लटक रही थी, वहशियाना रक्स कर रहे थे। रक्स में औरतें शामिल नहीं थी। उन लोगों के लर्जीदा बदन बिल्कुल मशीनी अंदाज में रक्स करते हुए महसूस होते थे। ढोल की आवाज़ पर वो 4-4 फुट ऊंची छलांग लगाकर अपने बदन को तहरीक दे रहे थे। रक्स में बहुत मज़ा आया और काफ़ी देर तक उनके दरमियान मैं शामिल रहा। फिर रक्स ख़त्म हो गया और मैं कुछ देर घूमता रहा और फिर वापस अपने होटल में चला आया। लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं मुतहय्यराना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ तो लैशी को सोफे पर दराज पाया। वो किसी रसाले की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ थी। उसने हैराती निगाह से मुझे देखा। कहाँ चले गए थे? बस ऐसे ही तुम्हारा सान बूत देख रहा था। सान बूतों की शहरी ज़िंदगी तो तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ नहीं। देखनी है तो यहाँ की दही ज़िंदगी देखो। वैसे मैं तुम्हें आज रात के खाने पर मदऊ करने आई हूँ। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था, ये सोचकर कि आप आ जाएं तो आपसे इजाज़त ले लूँ। ज़ाहिर है कि मैं आपसे यह एहसानात ज़्यादा देर तक कबूल नहीं कर सकता, मैंने संजीदगी से कहा और लैशी का चेहरा भी संजीदा नज़र आने लगा। मेरा ख्याल था कि आप मेरी दोस्ती कबूल कर चुके हैं और आप यकीन कीजिए कि मैंने जो कुछ किया है वो सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर किया और इसमें किसी एहसान का तस्वर भी मेरे जहन में नहीं आया। ताहम अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकने की क्या हिम्मत रखती हूँ। उसके लहजे में उदासी घुल गई और मैं उसे देखने लगा। तब वो रिसाला रखकर सीधी बांस हो गई और ऐसा से बोली, ज़ाहिर है कि हमारे घर आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ था और आपको आपके एहसान का कोई बदला नहीं मिला। आपकी नाराज़गी हमें कबूल कर लेनी चाहिए। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए मैं किस बुनियाद पर आपके अखराजात पर यहाँ क़याम करूँ। बदकिस्मती है मेरी कि मैं आपके अपने साथ कुछ ना ला सका। मिस्टर पावर ने कुछ इस तरह मेरी पजीराई की थी, लेकिन कोई हर्ज नहीं। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से ऐसे ज़राए मिल सकते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके मैं यहाँ से वापसी का बंदोबस्त करूँ। तो फिर आप आज रात हमारे साथ खाने में शरीक हो जाएं। ये दावत अगर आपकी ज़ाती नौयत की है तो इसके लिए घर का तकल्लुफ़ क्या हैसियत रखता है। हम किसी होटल में खाना खा लेंगे, आप मेरे साथ खाना खा लीजिए। नहीं, ये ज़ाती नौयत की नहीं है। ज़ाती दावतों के सिलसिले में मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, लेकिन ये उस वक़्त की बात है जब मैं ये सोच रही थी कि आप मेरी दोस्ती कबूल कर लेंगे। मैं आपको किसी भी जगह मजबूर करना नहीं चाहती। आपको रात के खाने पर मिस्टर आर्सन पावर ने बुलाया है। क्या वो मेरा नाम तस्लीम करने पर आमादा हो गए हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। बेहतर ये होगा कि इस बारे में सवालात आप उन्हीं से कर लें।
लैशी ने कहा और वह कुछ रूठी रूठी सी नज़र आने लगी। मैंने संभाला लिया। अब इससे ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार मुनासिब नहीं था कि कहीं मेरी बेबसी मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए। चुनाचा मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका रूठा हुआ चेहरा बहुत दिलकश लग रहा है। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ दुख देना जानते हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं। ओहो, ये अल्फाज कहकर आप मिस्टर पावर की तरह अपनायत का मुजाहरा कर रही हैं। जी नहीं, और ये मेरी ज़ाती जज्बात हैं। मगर मिस लैशी, नहीं, रहने दीजिए, मैं किसी भी तरह की रियायत नहीं चाहती। सॉरी लैशी, अगर आपको मेरे अल्फाज से दुख पहुंचा है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। दुख पहुंचाने की कोशिश क्यों की गई थी? कोई भी ऐसी दिक्कत हो सकती है डैडी के लिए जिसकी वजह से वह ज़हनी तौर पर मुअत्तल हो गए। आपको फ़ौरन ही बदला तो नहीं ले लेना चाहिए था। मैंने बदला कहाँ लिया है, बस इस एहसास का शिकार हूँ कि अगर मिस्टर आर्सन मेरी पजीराई करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप मेरा बोझ आपके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन मैंने तो इस बोझ को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। आप गैरियत बरत रहे हैं तो दूसरी बात है। चले छोड़ें, हम लोग बहुत संजीदा गुफ्तगू करने लगे और मैं आपसे आपके बारे में तफसील बातें क्यों ना करूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दिल चाह तो ज़रूर करें, आपने तो इस खाकी मुझसे छीन लिया, लैशी ने कहा और उसके बराबर एक सोफे पर मैं बैठ गया। ठीक है लैशी, अगर मेरी बात से आपको दुख पहुंचा है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। रात के खाने की दावत का शुक्रिया, आप कहती हैं तो ज़रूर चलूँगा। अब इन तमाम बातों को छोड़कर मुझे अपने बारे में बताइए। क्या बताऊं अपने बारे में? क्या करती हैं आप? बोरियत के अलावा और कुछ नहीं, बहुत कम दोस्त बनाने की आदी हूँ। दोस्तों को परखती हूँ और उसके बाद अपने करीब आने देती हूँ, लेकिन दुनिया से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। ओहो, अफ्रीका की ज़िंदगी में आप क्या महसूस करती हैं? दरअसल मुझे जदीद ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अफ्रीका के अंदरूनी इलाके मेरे लिए बासे दिलकशी हैं। वहाँ के लोग अक्ल से आरी हैं, लेकिन इंसानी मोहब्बत से माला माल हैं। वो नफ़रत करते हैं तो उसका इज़हार भी करते हैं, और मोहब्बत करती हैं तो उनकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं होता। और मैंने तो अपने दिल में सोचा था कि आपको अफ्रीका की ज़िंदगी दिखाऊं। सान बोतो का ये शहर जदीद शहर है, लेकिन इससे आगे की ज़िंदगी उन सादा लोगों के जज्बात की आईनादार है जो यहाँ के बाशिंदे हैं। मैं एक सयाह हूँ और सियाहत के सिये से बहुत कुछ देख चुका हूँ, लेकिन आपके साथ अफ्रीका की ज़िंदगी देखकर मुझे वाकई लुत्फ़ आ जाएगा। लैशी मुस्कुराने लगी और उसने अपनी हसीन आंखों में मुझे देखते हुए कहा, फिर इब्तिदा में नाराज़गी का इज़हार क्यों किया था? सारा मूड ख़राब कर दिया। चलो अब अपना मूड बहाल कर लो, मैं दोस्तों को नाराज़ नहीं कर सकता। लैशी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो गई और हम दोनों ने काफ़ी मंगवा ली, और उसके बाद लैशी मुझसे आज के मशागल के बारे में मालूमात हासिल करती रही, और मैंने उस तकरीब का किस्सा सुनाया तो वह मुस्कुराने लगी। हाँ, यहाँ के लोग मेहमान नवाज भी हैं। वो तकरीबन यकीनन किसी के घर में होगी, और जिसके घर में तकरीब होती है वहाँ के लोग ऐसे ही मैदानों में रक़्स किया करते हैं। मैं तुम्हें अंदर की ज़िंदगी दिखाऊंगी, लुत्फ़ आ जाएगा। लैशी ने शाम तक हम दोनों को साथ रहे और दुनिया भर की बातें करते रहे। फिर शाम को मैं तैयार होकर उसके साथ ही उसके घर की जनब चल पड़ा। मिस्टर आर्सन पावर ने खूबसूरत मकान के बैरूनी हिस्से में मेरा इस्तकबाल किया। वो एक शानदार लिबास में मलबूस बहुत स्मार्ट नज़र आ रहे थे। लैशी कहने लगी कि पापा मिस्टर डार्क बहुत नाराज़ थे और हमारे घर नहीं आना चाहते थे। उनका कहना है कि मिस्टर आर्सन की इस वजह से वो अपने लिए इंतज़ाम करके ही ना आए, और यहाँ से वापस जाने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कत पेश आएगी। अगर ये वक्त उनके साथ ना होती तो शायद वो सान बोतो छोड़ कर चले गए होते। आर्सन पावर ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे साथ लिए हुए ड्राइंग रूम में आ बैठे, जो काफ़ी नफासत से रास्ता था। यहाँ उनके देगर अहले खाना भी थे, सब के सब महज़ब और तालीम याफ्ता। गो उनके चेहरों से सान बोतो झलक रहा था, लेकिन महज़ब थे और वो भी आला दर्जे के, और अफ्रीका की रवायती वहशत कभी की छोड़ चुके थे। मिस्टर आर्सन पावर ने मुझे अपने सामने बिठा लिया। अब मैं आपको मिस्टर वान डार्क ने कहकर मुखातब नहीं करूँगा, क्योंकि आप वो नहीं हैं। लेकिन मिस्टर मंसूर, आप यकीन कीजिए कि मैं ज़िंदगी में इतना हैरान कभी नहीं हुआ। मैंने कोई जवाब ना दिया तो मिस्टर पावर कहने लगे, ये वादा जो मैंने किया था एक ख़ास नोयत का हमल था। मुझे एक बहुत बड़ी ममलकत ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा था, लेकिन छोड़िए, ये सारे मामला सियासी नोयत के हैं। मुझे शदीद हैरत है कि मेरी ज़िंदगी के वो लम्हात कहाँ गुम हो गए जिनमें मैंने आपको वान डार्क कहकर मुखातब किया था। आप यकीन कीजिए कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं बस किसी ऐसे जहनी मर्ज़ का शिकार हो गया था
جس کے زیر اثر میں نے آپ کو وان ڈارک سمجھا، اور آپ کو یقیناً تعجب ہوگا کہ اس نام کا میری زندگی میں کوئی دخل نہیں، اور مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے کب آپ کو طیارے میں اپنے ساتھ سفر کی دعوت دی اور کب آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں آپ سے بھی اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری ذہنی کیفیت کا کوئی تجزیہ کر سکتے ہیں؟ مسٹر آرسن پاور چند لمحات خاموش رہ کر میرا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر آہستہ سے مسکرا کر بولے، لیشی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے تھے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر کسی پر انحصار کرے اور اس کی طرف سے اچانک بے اعتنائی کا مظاہرہ ہونے لگے تو ناراضگی اپنی جگہ ایک ٹھوس حقیقت رکھتی ہے، لیکن میں آپ کو تمام صورتحال بتا چکا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ نے اپنی حیثیت کا اظہار کیا اور میں ان گم شدہ لمحات کو یاد نہ کر سکا جن کا تعلق آپ سے تھا تو مجھے شدید حیرت ہوئی۔ لیشی نے ایک عمدہ کام کیا، یعنی آپ کو یہاں سے جانے نہ دیا، اور اس کے بعد جب وہ آپ کو ہوٹل ایشیانو میں پہنچا کر میرے پاس آئی اور اس نے تمام باتیں مجھ سے کیں تو مجھے جستجو ہو گئی، اور میں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ تمام باتیں ایک ٹھوس حقیقت رکھتی ہیں۔ آپ نے مجھے قتل کرنے کی بجائے میری زندگی بچائی اور اس شخص کو قتل کر دیا جسے میں قطعی نہیں جانتا، اور اس کے بعد وہاں میں نے آپ سے اپنائیت کا اظہار کیا، اور یہ تمام باتیں ایک ٹھوس حقیقت رکھتی ہیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ مجھے وہ گم شدہ لمحات نہیں ملتے جس میں نے آپ سے واقفیت کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں کہ میری کچھ باتوں سے آپ کی دل شکنی ہوئی۔ مسٹر آرسن پاور کے لہجے میں شرمندگی کے آثار تھے، اور پھر چونکہ اب میں حقیقتوں سے واقف ہو چکا تھا، چنانچہ میں بھی نرم پڑ گیا۔ آپ میرا تجزیہ کریں مسٹر آرسن پاور، میں صرف ایک سیاح ہوں اور میں نے اپنی زندگی کے بیش قیمت لمحات مختلف ملکوں میں گزارے ہیں۔ ہندوستان میں عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا، اور میں نے پرنسس عربیکا اور مسٹر بلیک کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی کہانی انہیں یہ کہہ کر سنائی کہ آپ اس بات پر غور نہیں کر سکتے مسٹر آرسن پاور کہ سکیورٹی پولیس کی تحویل میں جانے کی بجائے میں دوبارہ ان کے ہتھے چڑھ سکتا تھا، اور میری ان کاوشوں کے جواب میں وہ مجھے کتے کی موت مار سکتے تھے، کیونکہ میں نے ان کے ایک اہم آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ یقیناً میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب آپ نے مجھے وان ڈارک کے سیرت سے مخاطب کیا تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ وہاں سے نکل آؤں، اور اسے بہتر طریقہ جان بچانے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں آنے کے بعد آپ کے ان الفاظ سے میری جو کیفیت ہوئی اس کا اندازہ آپ خود کر لیجئے۔ سوری ڈیئر، اور ویسے مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ اور تفصیلات بتاؤ۔ کیا آپ کو اپنے دشمنوں کے بارے میں خبر نہیں؟ میں نے سوال کیا تو وہ مسکرانے لگے اور پھر بولے، دراصل میری ذمہ داریاں کچھ ایسی ہیں کہ میرے بے شمار دشمن ہو سکتے ہیں، اور پھر جس مشن پر میں ہندوستان گیا تھا اس سے بہت سے لوگوں کو اختلاف تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے قتل کی کارروائی کن لوگوں کا کارنامہ تھی۔ بہرطور چھوڑو ان باتوں کو، اور تم میرے ذاتی مہمان ہو اور میں تم سے معافی مانگ چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم طویل عرصہ سان بوتوں میں قیام کرو اور مجھ سے جو چاہو حاصل کرو۔ میں تمہارے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہاری زندگی کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں دوستی کی بنیاد پر میں تمہیں پیشکش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اب تم دل سے ساری باتیں فراموش کر کے میری دوستی قبول کر لو گے۔ کیا میں یقین کر لوں میرے دوست کہ تم نے اپنے ذہن سے ساری کبیدگی دور کر لی؟ میں نے مسکرا کر گردن ہلائی اور آہستہ سے بولا، میں اپنے چھوٹی سی کاوش کا کوئی وسیلہ وصول نہیں کرنا چاہتا۔ عرض کر چکا ہوں کہ ایک سیاح ہوں، دنیا گردی کرتا پھر رہا ہوں۔ ہندوستان میں تھا اور وہاں سے کہیں اور نکل جاتا۔ پھر تو تمہاری اس سیاحت میں سان بوتوں کی سیاحت بھی شامل ہو جانی چاہیے۔ لیشی خود بھی مہم جو ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کے محسن کو کہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی۔ جہاں تک ہوٹل ایشیانو میں رہنے کا تعلق ہے، اب تمہیں وہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ لیشی تمہاری واپسی کا بندوبست کر دے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایشیانو بہت خوبصورت ہے اور مجھے پسند ہے۔ آپ کی محبتوں کے سائے میں وہاں بھی رہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے دوست، اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مسٹر آرسن پاور سے اس ملاقات کے بعد نوعیت ہی بدل گئی تھی، اور میں دل میں سوچا کہ کیا حرج ہے، اور زندگی جب تک کوئی دوسری پٹری نہ بدل لے، لیشی کے ساتھ گھومنا پھرنا دلکشی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور یوں بھی اب زندگی کی اقتدار تو کھو چکا تھا، تقدیر نے جو کچھ مجھے دیا تھا وہی میری عادت بن چکا تھا۔ لیشی کی دلکش شخصیت اور اس کے گداز وجود کو نظر انداز کرنا اس دنیا سے منہ موڑنے کے مترادف تھا۔ رات کو بہترین قسم کا ڈنر لیا گیا۔ لیشی بھی خوش نظر آ رہی تھی، اور اس نے بھی اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا
कि मैं एशियानों में रहूं। खाने के बाद काफ़ी देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही और मैंने जो ममालिक देखे थे उनके बारे में तफसीलात बताईं। और उसके बाद मिस्टर आर्सन ने लैशी को हदायत जारी की और लैशी ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। फिर लैशी खुद ही मुझे होटल छोड़ने आई थी। अब वो बेतहाशा हंसने लगी थी और तेज़ी से बेतकल्फ़ी के मराहल तय करती जा रही थी। एशियानों में मेरे साथ काफ़ी देर रही और फिर वापस घर चली गई। उसकी मूड में दिलचस्पी इस बात से ज़ाहिर होती थी कि अगली सुबह जब मैं जागा तो वह मेरे कमरे में मौजूद थी और उसे देखकर मैं हैरत से उछल पड़ा। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था और वह किसी रूह ही की मदद दूसरी बार भी मेरे कमरे में घुस आई थी। पहले तो मैं उससे उसकी इसी तरह आमद के बारे में पूछना भूल गया था, लेकिन अब उसे देखकर मुझे अचंभा हुआ और मुड़ कर बैठ गया। ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि तुम कोई माफूकल फितरत हो। क्यों? और तुम दूसरी बार इस तरह मेरे कमरे में आ गई हो, आखिर कैसे? ऐसे उसने एक चाबी निकाल कर मेरे सामने रख दी और दरवाजे के ताले की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लॉक दोनों तरफ से खोला जा सकता है, समझे? और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने नाश्ते के लिए कह दिया है और मैंने भी नाश्ता नहीं किया। मैं मुस्कुराता हुआ गुस्ल खाने की जानब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद हम नाश्ता कर रहे थे। लैशी कहने लगी कि यकीनन तुम्हें घोड़सवारी से दिलचस्पी होगी, हम घोड़े पर सफ़र करेंगे। इस तरह एडवेंचर रहता है, जबकि बंद गाड़ी बहुत सी आसानियों का सबब बन जाती है और महम्माती सफ़र में जब तक आसानियों से दूर न रहा जाए मज़ा नहीं आता। तो तुम उस सफ़र की तैयारियां कर चुकी हो। हाँ, मैं खुद भी इन दिनों बहुत बोरियत का शिकार थी, लेकिन किसी अच्छे दोस्त के बगैर किसी किस्म की तफरीह में लुत्फ़ नहीं आता। बस अब तुम तैयार हो जाओ, अफ्रीका तुम्हारा मुंतज़िर है, लैशी ने कहा और मैं गहरी सांस लेकर मुस्कुराने लगा। अफ्रीका? और मैंने आहिस्ता से कहा। लैशी सफ़र की तफसीलात तरतीब देकर आई थी। उसने बताया कि घोड़ों के ज़रिए सान बोतो की नवाही बस्ती पहुँचेंगे और वहाँ से दरियाए बोनाटा के ज़रिए सफ़र किया जाएगा। मैं दावे से कह सकती हूँ कि तुमने दौरान सियाहत बड़े बड़े मुल्कों और शहरों को देखा होगा, लेकिन सरज़मीन अफ्रीका पर दरियाए बोनाटा में सफ़र करके तुम एक अनोखी फ़र्क महसूस करोगे। यहाँ की ज़िंदगी खौफनाक है, लेकिन उसमें कदम कदम पर ज़िंदगी और मौत के दरमियान जो आँख मचोली खेली जाती है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे दिलकश लम्हात की हैसियत रखती है। मौत? और मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और लैशी हंस पड़ी। हाँ, मौत को इतने करीब से देखने में जो लुत्फ़ आता है वो किसी और चीज़ में नहीं होता। तुम खासी खौफनाक मालूम होती हो लैशी। कम से कम इस सिलसिले में अगर तुम मुझे खौफनाक कहना चाहो तो कह सकते हो। मैं ख़तरात से खेल कर ही ज़िंदा रह सकती हूँ और मैं ख़तरात से खेलता हुआ ज़िंदा हूँ, लेकिन ये ख़तरात खुद ब खुद मुझ तक पहुँच जाते हैं। बल्कि यूँ समझ लो कि कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ते और मैं उनसे भागता हूँ, लेकिन ये मेरी दुम में अटके रहते हैं और कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में। तब तो तुम्हारी उनसे दोस्ती हो जानी चाहिए, जब कि तुम घबराहट का मुजाहरा कर रहे हो। नहीं, ये कम अज़ कम मेरी यक तरफ़ा दोस्त ज़रूर हैं, यानी मैं उनकी तरफ नहीं दौड़ता, लेकिन ये मुझसे दूर नहीं जाते। वैसे हमें कब चलना है? अब से थोड़ी देर के बाद मैं पापा से इजाज़त लेकर आई हूँ। यानी बिल्कुल तैयार? हाँ, बिल्कुल तैयार, लैशी ने एक अदा से गर्दन झटकते हुए कहा और मैं इस अंदाज में गाल खुजाने लगा। ये पहला मौका था कि मैं तफरी अंदाज में किसी मुहिम पर रवाना हो रहा था और इसमें मेरी कोई मजबूरी शामिल नहीं थी। ये तब्दीली ही कम अज़ कम पुरसकून थी। लैशी मेरे साथ होटल से निकल आई, कमरा छोड़ा नहीं गया था। ज़ाहिर है कि लैशी एक बड़े बाप की बेटी थी और उस बड़े बाप ने मेरे सिलसिले में उसे हर तरह की इजाज़त दे रखी थी। वो मुझे साथ लिए वह बाज़ार में आई और दर हकीकत थोड़ी देर के लिए मुझे शर्मिंदा ही होना पड़ा, क्योंकि उसने कुछ दूसरी ख़रीदारी के साथ मेरे लिए भी चंद चीज़ों की ख़रीदारी की थी, जिनमें लिबास वगैरह शामिल थे। फिर वह बस्ती को शीशे में आ गई जहां मैं पहले भी आ चुका था और उसने यहां से 2 घोड़े हासिल किए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये घोड़े किराए पर हासिल किए गए हैं और उसने खुद ही मकामी लोगों से इस सिलसिले में गुफ्तशुनीद कर ली थी। एक तीसरा आदमी भी हमारे साथ था जो तीसरे घोड़े पर सवार था। जब हम बस्ती से बाहर निकले तो मैंने लैशी से पूछा कि क्या ये शख्स गाइड के तौर पर हमारा साथ रहेगा, तो लैशी ने जवाब दिया कि नहीं, ये उस बस्ती तक हमारे साथ जाएगा जहां हम घोड़े छोड़ देंगे और दरियाए बोनाटा में सफ़र करेंगे। ये शख्स वहां से घोड़े वापस ले आएगा। दरियाए बोनाटा में सफ़र का दरिया क्या होगा? मैंने सवाल किया। अफ्रीकी वैश्यों की बनाई हुई छोटी कश्तियाँ जो हमें वहाँ बाआसानी हासिल हो जाएंगी, लैशी ने जवाब दिया। मैं एक लम्हे के लिए वाकई सोच में डूब गया था। लैशी तो अफ्रीकी रसा थी, लेकिन क्या कश्तियों का सफ़र बायसे दिलचस्पी होगा?
कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, लेकिन अब किसी लड़की के सामने इस बुज़दिली का इजहार भी मुनासिब नहीं था। घुड़सवारी में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं पहले भी उसे भुगत चुका था। अब बादियत दूर रह गई तो अफ्रीका की रिवायती ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था। हमें छोटी छोटी बस्तियां नजर आईं। बाद ऐसी थी जिनमें सिर्फ 8-10 मकानात थे और उनके दरमियान रहने वाले आपस ही में मेल जोल की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम करीब से गुजरते रहे और कोई 5 घंटे के सफ़र के बाद ऐसी बस्ती में पहुंच गई जो तकरीबन 400-500 मकानात पर मुश्तमिल थी। रात हमें यहीं गुजारनी पड़ी। दूसरी सुबह लैशी ने कश्ती के असूल के लिए कोशिशें शुरू कर दी। वो शक्कत दोनों घोड़े लेकर वापस चला गया था जो इस बस्ती तक हमारे साथ आया था। लैशी ने एक छोटी कश्ती जो दरख्त के तने को खोखला करके बनाई गई थी हासिल कर ली और वह सामान के थैले कश्ती में मुंतकिल कर दिए गए। दरियाए बोनाटा हमारे सामने बह रहा था और उसकी रवानी बहुत ज़्यादा तंद नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी थी। लैशी ने मुझे बताया कि वह कश्ती रानी की माहर है और उसकी महारत तस्लीम करने के अलावा और कोई चाराकार भी नहीं था। उसने एक जगह जाकर लिबास तब्दील किया। अब वो एक ढीली ढाली पतलून और सुर्ख रंग की बुश्त शर्ट पहनकर एक सयाह की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी, और वैसे उसके वजूद की दिलकशी का मैं दिल से मुतरफ हो गया हूँ। और सर के बालों को उसने एक सुर्ख रुमाल से बांध लिया था। हमने कश्ती दरिया में धकेली और उछल कर उस पर सवार हो गए। हमारी इस मुहिम का आगाज़ हो गया था। पता नहीं कितने घंटे तक कश्ती दरिया में सफ़र करती रही, और जब शाम के साए गहरे होकर रात में तब्दील होने लगे तो हमने रेतले टापू का रुख किया। लैशी के अंदाज से यह मालूम होता था कि वह ऐसी मुहिम्मात की आदी है। उसने लकड़ियाँ जलाकर मछली और मकई के दाने भूने, ये चीज़ें वो डब्बों में बंद करके लाई थी, और मैंने ये ग़िज़ा खाई तो बड़ा लुत्फ़ आया, और अब मैं ज़हनी तौर पर इस महम जोई के लिए तैयार हो चुका था। फिर लैशी ने रबड़ का बिस्तर बिछा दिया और बड़े इत्मीनान से लेट गई, और मैंने किन अखियों से उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई ख़ास बात नहीं पाई। काफ़ी रात तक वो मुझसे बातें करती रही और फिर सो गई। मुझे तअज्जुब हो रहा था कि क्या वो इतनी ही मासूम है कि उसे मेरी कुर्बत का एहसास नहीं, या फिर वह मेरी तरफ से किसी तहरीक की मुंतज़िर है। वो सारी रात सुकून से सोती रही थी और मुझे भी किसी वक्त नींद आ गई। सुबह हम दोनों साथ ही जागे थे। कफ़ियत शर्मसारी किसी थी, लेकिन उसके बाद लैशी ने किसी और ज़हनी कफ़ियत का इज़हार नहीं किया, और हमने ज़रूरी तैयारियों के बाद दोबारा डोंगी पर सफ़र शुरू कर दिया। दोपहर के बाद हम उस दरिया के 2 शाखे पर पहुँचे। एक शाख नहायत पुरसकून थी और दूसरी बहुत तेज़। मैंने लाशी की जानब देखा, वो मुस्कुरा दी और उससे मैंने खेद लहजे में कहा कि तुम दरिया की तेज़ रवानी पसंद है या इसका पुरसकून अंदाज, और मैंने इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं तो तेज़ धारों पर बहना चाहती हूँ, उसने कहा, और मैंने शाने हिला दिए। और लेकिन उसने दोबारा पूछा, और तुमने अपना ख्याल ज़ाहिर नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लैशी ने फ़ौरन कश्ती का रुख तब्दील कर दिया। एक लम्हे के लिए हवा तो खिसकी थी, लेकिन अब ऐसा भी क्या जो होगा देखा जाएगा। हम तेज़ रफ्तार शाह के ज़रिए आगे बढ़ते रहे। जाग उड़ाती हुई लहरें उछल उछल कर कश्ती में आ रही थीं। कहीं कहीं बनूर भी उठ रहे थे, और उन्हें देखकर मेरी आंखें दहशत से बंद होती जा रही थीं। लेकिन लैशी ने कश्ती रानी के बारे में सच कहा था कि वह इन बनूरों से बचती हुई आगे बढ़ रही थी और अपनी कश्ती रानी की महारत का सबूत दे रही थी। दूसरी शाम हमने फिर दरिया के किनारे का रुख किया, और यहाँ हमें एक छोटी सी बस्ती नजर आई जहाँ के लोग काफ़ी वहशी मालूम होते थे और उनके दांत बहुत तेज़ और नोकीले थे। लैशी से गुफ्तगू करके वो लोग वहाँ से चले गए। लैशी मुझसे मुखातब हुई, ये मेहमान नवाज हैं और हमें रात को अपनी बस्ती में ठहराना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर तुम समझती हो कि कोई हर्ज नहीं तो ठीक है। ज़ाहिर है डियर डार्क, हम उनकी ज़िंदगी देखना चाहते हैं, चुनाचा उनके दरमियान रहना भी मुनासिब होगा। एक बात पर एतराज़ करना चाहता हूँ लैशी। ओहो क्या? लैशी चौंक कर मुझे देखने लगी। तुम मुझे मसलसल डार्क कहकर मुखातब कर रही हो, जबकि मैं किसी भी तरह डार्क नहीं हूँ। लैशी हंस पड़ी और फिर बोली, मुझसे मंसूर बनता नहीं, ताहम अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मेरे तलफ़्फ़ुज़ गलत होगा, लेकिन मैं तुम्हें मंसूर ही क्या कहूँगी। इसके लिए मैं तुम्हारा पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ। लैशी ने बताया कि आने वाले गांव में हमारे बारे में इत्तला देने के लिए गए हैं और अब गांव के लोग हमारे इस्तकबाल के लिए आते होंगे। लैशी का कहना गलत ना हुआ। तकरीबन 20-25 अफराद का गिरोह हमें लेने के लिए चला आया और वो लोग लैशी से बातें कर रहे थे, और उसके बाद हम उनके साथ चल पड़े और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बेशुमार लोग आग के गिर्द बैठे हुए थे और आग पर कोई चीज़ भून कर खा रहे थे। उन्होंने हमें भी अपने करीब बैठने की पेशकश की और लैशी उनके साथ ही पालती मारकर बैठ गई और मैं खुद भी उसी अंदाज में बैठ गया था। फिर मैंने इस पर गौर किया कि वो लोग
आग से क्या निकाल कर खा रहे हैं। अपने करीब भी बैठे हुए शख्स के एक हाथ में मैंने वो चीज़ देखी जो राख से निकाली थी तो दहशत से मेरा खून रगों में मंजमंद हो गया। वो एक दूध जला इंसानी पंजा था और मेरा बदन थरा उठा। एक लम्हे में ख्याल गुजरा कि ये आदमखोर हैं और मैंने दहशत भरी निगाहों से लैशी को देखा तो उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गौर से देखो, ये इंसानी हाथ नहीं है। तब मैंने मुतहिराना अंदाज में पूछा, ये लोग बंदरों के रसिया हैं, छोटी बड़ी नस्ल के बंदर, इन्हें देखकर दूर भागते हैं। ये कबीला सोसाना है और तो सोसाना कबीले के लोग बंदरों की ज़ियाफ़त को अवलीन तरजीह देते हैं। लैशी की बात पर मेरे मुंह का मज़ा ख़राब हो गया था। मुझे सख्त घिन आ रही थी और उसी वक्त एक शख्स हमारे लिए भी बंदर की क्लाश उठा लाया और लैशी से कुछ कहने लगा। लैशी ने मुस्कुराते हुए गर्दन खम कर दी और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, क्या तुम बंदर खाना पसंद करोगे? मेरा तो दिल उलट रहा है, बराह करम यहाँ से हट जाओ। नहीं नहीं, हमें मजबूर नहीं किया जाएगा, ये उनकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। क्या तुम भी इस ज़ियाफ़त को पसंद करती हो? मैंने आज तक तोसाना कबीले की मेज़बानी का शरफ़ हासिल नहीं किया, बस उनके बारे में सुना है। देखो, वो बंदर की लाश पका रहे हैं। मैं उनकी जल मतवज्जा हो गया। हर चंद की तबीयत औस हो रही थी, लेकिन अफ्रीकी रवायतों को देखने का शौक़ भी दिल में था। लैशी ने अपने पास बैठे हुए शख्स से मकामी ज़बान में कुछ कहा और वह चीख चीख कर दूसरे लोगों से कुछ कहने लगा। मुतहरक लोग रुक गए और हमारी तरफ देखने लगे। फिर एक बूढ़े वैश्य ने उन्हें कुछ समझाया और वो खामोश हो गए। लैशी मुझे बता रही थी कि वह इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि हमने उनकी ज़ियाफ़त कबूल नहीं की। क्या यहाँ से उठा जा सकता है? अगर तुम चाहो तो ठीक है, लैशी ने जवाब दिया और फिर मकामी ज़बान में इजाज़त ली। हम वहाँ से उठकर एक झोंपड़े में आ गए जो हमारे लिए बनाया गया था। झोंपड़े में घास फूस का बिस्तर था। लैशी ने मुस्कुराती निगाह से मुझे देखा और बिस्तर पर लेट गई। उसके देखने का अंदाज भड़का देने वाला था, लेकिन मैंने भी तहैया कर लिया था कि अपने आप पर जबर करूँगा और किसी भी ऐसी कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं करूँगा जो मेरे लिए वबाल जान बन जाए। रात गुजर गई और सुबह हम उनसे रुखसत होकर अपने सफ़र पर चल पड़े। अब दरिया की रफ्तार सुस्त होती हुई नज़र आ रही थी। कश्ती की रफ्तार भी मध्यम पड़ गई थी। लैशी जो खुराक अपने साथ लाई थी उसमें चावल, मछली के डब्बे, गोश्त के टुकड़े मौजूद थे, बिस्कुट भी थे। अलबत्ता चाय या काफ़ी वगैरह का उसने कोई बंदोबस्त नहीं किया था। बेवकूफ़ लड़की, अगर मुझसे मशवरा कर लेती तो मैं उसका इंतज़ाम ज़रूर करता, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। सफ़र जारी रहा और फिर एक दिन हम दरिया के किनारे बड़ी बड़ी बेलें नजर आईं जो पेठे जैसी फल से लदी हुई थी और मैंने कश्ती वहाँ रुकवाई, फल तोड़े, उन्हें चख कर देखा तो लुत्फ़ ही आ गया। बहुत ही लजीज और शीरी थे। रंगर ऊपर से पेठे जैसी थी लेकिन अंदर से खरबूजे जैसे थे, नरम और लजीज। फिर एक और बस्ती पहुंची और रात गुजारने के बाद दूसरी सुबह आगे बढ़ गए। मैं भी अब यहाँ के माहौल में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगा था। अफ्रीका की वो अनोखी ज़िंदगी जो वहशत से भरपूर है मेरी निगाहों के सामने थी। जहरीली मक्खियों के गौल कभी कभी हमारी कश्ती पर परवाज़ करने लगते और एक दो बार उन मक्खियों ने काटने की कोशिश भी की और हमने अपने लिबास चप्पुओं में बांध लिए और उन मक्खियों को उड़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए। बेमुश्किल तमाम उनकी ज़िद से बढ़ सके थे। 2 दिन के बाद दरिया का बहाव फिर तेज़ हो गया और मैंने लैशी से पूछा, इसमें कोई शक नहीं कि सहराए आज़म की ज़िंदगी इंसानी तसव्वुरात से कहीं आगे की चीज़ है। अब तक मैंने जो कुछ देखा वो इंतहाई बासे दिलकशी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कई ऐसी नामालूम सिमतों की तरफ जा निकलें जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो सके। लैशी ने हंसकर कहा, नहीं डियर मंसूर, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो इब्तदाई हिस्से हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद हमें एक बड़ी आबादी बोनिका मिलेगी। वहाँ बाकायदा महज़ब निज़ाम कायम है और वहाँ हम क़याम करेंगे। मेरे पास तमाम नक्शे मौजूद हैं। अभी तो हमने सफ़र का आगाज़ किया है। सही महीनों में अफ्रीका की हैबतनाक ज़िंदगी तो आगे नज़र आएगी। बोनिका का फासला भी जाने कितना था और मैं उस हैबतनाक ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था जिसकी निशानदही लैशी ने की थी। वो तो मकामी थी, मगर मैं उस हैबतनाक ज़िंदगी का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। लेकिन फिर दिल को यह कहकर समझा लिया कि हर्ज ही क्या है। कौन से मेरे प्यारे मेरी वापसी के इंतज़ार कर रहे होंगे। जदीद दुनिया की रंगीनियाँ तो देख ली जाएं। अब इंसानी निगाहों के दूर सहराए आज़म के ये मनाज़र भी देख लिए जाएं और अगर मौत इस तरफ ले आई है तो फिर यही सही। ऐसी कोई जगह भी पसंद नहीं थी जहाँ मरने का तसव्वुर भी किया जा सके। चुनाचा मैंने अपने आप को इन मामलात से बेनियाज कर लिया। लैशी अभी तक किसी ऐसी कफ़ियत की हामिल साबित नहीं हुई थी जो बासे तवज्जो होती।
वो एक दिलचस्प और बेतकल्लफ दोस्त के सिए से मेरे साथ सफ़र कर रही थी। बाहर ऐसे दिलकश मराहल सामने आए जो हैजान कौन होते, लेकिन इस वक्त मेरी गहरी निगाहें लैशी का जायज़ा लेने लगती थीं और मुझे महसूस होता कि वह अपने इस कफ़ियत से बिल्कुल ही बेनियाज है। एक जगह दरिया का पाट इतना चौड़ा था कि समंदर का गुमान होता। निगाहों की आखिरी हद पर एक लकीर के सिवा कुछ नज़र नहीं आया। कहीं कहीं दरिया में छोटे छोटे टापू भी आ जाते और उन टापुओं में बाज़ पर आबादियाँ भी थी और जिनके बारे में लैशी ने मुझे बताया कि यहाँ मछेरे रहते हैं। अक्सर गैर आबाद टापू जो सफ़ेद रंग की रेत और सरसब्ज़ दरख्तों से ढके नज़र आते हैं हमारे बिल्कुल करीब से गुजर जाते, और फिर हमने बहुत दूर से धुएं के बादल देखे और मैंने लैशी को इसकी तरफ मतवज्जा किया। दरख्त जल रहे थे, राख और चिंगारियों के बादल दरिया पर छाने लगे। लैशी उधर देखने लगी और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, यह खुश्क जंगल है। मैं इस इलाके के बारे में जानती हूँ। यहाँ बारिश नहीं होती और यहाँ की ज़मीनें बारिश न होने की वजह से तप तप कर स्याह हो चुकी हैं। आओ इनके करीब चलते हैं। वैसे ये बोनिका का अकबी इलाका है, लेकिन दरिया के रास्ते हम काफ़ी घूमकर बोनिका के सामने वाले हिस्से तक जाना होगा। आओ इस माहौल से लुत्फ़ उठाएं और मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी। कश्ती किनारे की जन्म चल पड़ी। लैशी का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। दरख्तों के जले हुए काले ढांचे बेहद खौफनाक नजर आ रहे थे। हम ज़मीन पर उतरे तो मेरे पाँव जलने लगे और ज़मीन उतनी ही गर्म हो रही थी। लैशी ने मुझे बताया कि इन जंगलों को बोनिका के बाशिंदों ने जानबूझकर नजर आतिश कर दिया है। ये लोग अनाज बोने के लिए ज़मीन साफ़ करते हैं। सैलाब के दिनों में जब ये ज़मीन ज़ैर आब आ जाती है तो मछलियाँ झाड़ियों और दरख्तों की जड़ों में पनाह ले लेती हैं और जाल में नहीं फंसती। चुनाचा इन इलाकों के इस मकसद के लिए भी साफ़ किया जाता है। हमने एक दिन मौत के जंगल में गुजारा। गर्मी की वजह से ज़बानें खुश्क हो रही थी, लेकिन महम जो लैशी हर माहौल से रोशनास होना चाहती थी। अफसोस कि उसने अपने साथी की दिलचस्पियों का अंदाज़ा नहीं किया था। दूसरी सुबह हम जल्द अज जल्द वहाँ से आगे बढ़ गए और फिर दरिया के रास्ते बोनिका पहुँच गए। बोनिका के अतराफ दरिया में कश्तियाँ नज़र आ रही थी और मैंने एक मोटर बोट के इंजन की आवाज़ भी सुनी। उसके बारे में लैशी से इस्तफसार किया तो पता चला कि मुहाफ़िज़ पुलिस है और उस अजीबोगरीब आबादी में पुलिस का नाम ही मज़का खेद मालूम होता था, लेकिन उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। क्या पुलिस हमसे तर्ज करेगी? मैंने लैशी से सवाल किया। नहीं, लेकिन यहाँ से हमें दरियाए सफ़र का इजाज़तनामा हासिल करना होगा और मैं उसके लिए इंतजामात करके आई हूँ। यूँ लगता है जैसे तुम इन इलाकों से पहले भी आ चुकी हो। नहीं, इस तरफ नहीं आई और मैंने दूसरी सिमत काफ़ी सफ़र किया हुआ है, लेकिन यहाँ के बारे में मुझे इतनी मालूमात हासिल हैं कि मुझे उनमें से कोई भी चीज़ अजनबी महसूस नहीं होती। और फिर मैंने पापा से इस सफ़र के बारे में तमाम तफसीलात पूछ ली थी। हमारी एक आया है जो ऐसी एक अंदरूनी बस्ती से तलक रखती है और काफ़ी तालीम याफ्ता है। उसने लंदन में तालीम हासिल की। कहने के वो हमारी आया है, लेकिन उसने अफ्रीका के उन इलाकों के बारे में बाकायदा मज़ामीन लिखे हैं और उन मज़ामीन में उस ज़िंदगी का बड़ी तफसील से तज़किरा किया है। इस तरफ सफ़र करते हुए मैंने उससे बहुत से मशवरे लिए हैं। मैं तो समझ रहा था कि ये चंद घंटों का या ज़्यादा से ज़्यादा चंद दिनों का आम सा सफ़र होगा, लेकिन यूँ लगता है कि जैसे तुम काफ़ी तवील प्रोग्राम बनाकर निकली हो। लैशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अपने डैडी से 2 माह की इजाज़त लेकर निकली है और मेरी आंखें ये सुनकर हैरत से फैल गईं। 2 माह? और 2 माह हम इसी तरह गुजारेंगे? महम जोई का लुत्फ़ उसी वक्त आता है डियर मंसूर, जब हमें अपने आइंदा कदम के बारे में कुछ भी ना मालूम हो। क्या तुम मुझसे मुत्तफ़िक़ नहीं हो? मैं तो अपने आप से मुत्तफ़िक़ नहीं था, तो भला उससे क्या होता? चुनाचा मैंने अपने आप को पैदाइशी मुत्तफ़िक़ ज़ाहिर करने के लिए ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिला दी। हम लोग एक ऐसे कैंप में पहुंच गए जो बोनिका का सरकारी कैंप था। लकड़ी की बनी हुई लहदी मेज़ें और स्टूल वहां रखे हुए थे और उन पर बोनिका के ओहदेदार बैठे हुए थे। माहौल काफ़ी महज़ब नज़र आ रहा था। लैशी पावर ने उन ओहदेदारों से गुफ्तगू की और वहाँ से आगे जाने का इजाज़तनामा मिल गया। बोनिका से हमने खाने पीने की अशिया का काफ़ी ज़ख़ीरा ख़रीदा। लैशी इस खरीदो फरोख्त का इंतज़ाम करके आई थी और उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। अब दरिया का मंजर बदलता जा रहा था। किनारों के साथ साथ ऊंची नीची बेतरतीब पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। बाज़ नशीबों में सरसब्ज़ घास नज़र आ रही थी। दरख्तों के झुंड दरिया के किनारे किनारे दूर तक फैले हुए थे। नारियल के दरख्त यहाँ बहुत नुमायाँ थे। अलबत्ता दरिया का पाट पथरीले किनारों की वजह से तंग हो गया था।
हमारी कश्ती अब दरिया के तेज धारों में बहने लगी थी। इर्द गिर्द दरिया का पानी जैसे उबल रहा था। आगे बनूर भी नजर आने लगा और चंद लम्हों के बाद हम उनके करीब पहुंच गए। यहाँ कश्ती में अपने आप को संभाले रखना इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। कश्ती बनूर के अंदर दाखिल होते ही चक्कर खाने लगती और एक बनूर से निकलते तो दूसरे में फंस जाते। बनूर से निकलने के बाद हमें चप्पों को तेज़ी से चलाना पड़ता और दर हकीकत यहाँ पहुँचने के बाद मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जल्दी आखिरी बनोर भी पीछे रह गया। चट्टानों के दरमियान एक तंग सी आबनार ने हमें अपनी आगोश में सुकून बख्शा और उसके बाद हम पुरसकून सफ़र करने लगे। सफ़र ऐसी जगह ख़त्म हुआ जहां दरिया के किनारे किनारे बेशुमार झोंपड़ियां फैली हुई थी। झोंपड़ियों के दूसरी तरफ घटा और सरसब्ज़ जंगल था। ये जंगल झोंपड़ियों में से काफ़ी आगे जाकर मशहूर होता था और दरमियान में इंसानी कद से ऊंची घास फैली हुई थी जो इसे देखने पर तुरशी हुई और हमवार महसूस होती। कहीं से ढोल बजने की आवाज़ें आ रही थी और झोंपड़ी में चर्बी से जलने वाली मशीनें रोशन थी। हमने कश्ती किनारे पर खींच ली और उसे एक उभरी हुई चट्टान में टिकाकर आगे बढ़ गए। झोंपड़ियों के कतार के पास पहुंचे तो अंदाज़ा हुआ कि झोंपड़ियां खाली पड़ी हैं, लेकिन हवा की दोष पर ढोल की ताल और इंसानी आवाज़ें हम तक पहुंच रही थी। चुनाचा हमने भी उसी जानब रुख किया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हम उस जगह पहुंच गए जहां मशलों का एक बड़ा सा दायरा नज़र आ रहा था। उस दायरे में रक़्स किया जा रहा था। गालबन ये कोई छोटा सा गांव था। हम हिम्मत करके आगे बढ़े। रक़्स करने वाले अफ्रीकी नस्ल की लड़कियां थीं। उनके चेहरों पर नील और सफ़ेद चाक के नक्शो निगार बने हुए थे। कुछ लड़कियों के चेहरे दो बराबर हिस्सों में तकसीम थे, एक हिस्सा नीला और दूसरा सफ़ेद। रक़्स करने वाले उन लड़कियों के अलावा मर्द भी उस रक़्स में शामिल थे। ढोल बज रहे थे और नर संगे चिंगार रहे थे। रक़्स में तेज़ी पैदा होती जा रही थी। ढोल बजाने वालों के बदन पसीने से चमक रहे थे और हिजान खेज रक़्स तेज़ तर होता जा रहा था। मैं और लैशी लोगों के दरमियान जगह बनाते हुए आगे बढ़ाए और कोई भी हमारी जानब मुतवज्जा नहीं हुआ था और मेरे लिए ये बात ज़रा बासे हैरत थी क्योंकि हम दोनों उनसे मुख्तलिफ थे। लैशी ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, ज़रा इन रक़्स करने वालों के बदन की फुरकती हुई बोटियाँ तो देखो। यूँ लगता है कि जिस्म की बोटी अलग हो जाएगी और मुझे तो कुछ और भी लगता है। क्या हम जिस तरह उनके दरमियान घुस आए हैं उस रक़्स के बाद कहीं हमारे बदन की बोटी भी अलग ना हो जाए। ओह नहीं, अब अफ्रीका इतना गैर महज़ब नहीं जितना किस्से कहानियों में बयान किया जाता है। हाँ, इसके इंतहाई अंदरूनी इलाके की बात मैं नहीं करती जहाँ आदमखोर वगैरह बसते हैं। बाकी इलाके तहज़ीब की रोशनी से किसी हद तक आशना हो चुके हैं। अब तुम्हें छोटे छोटे देहातों में भी स्कूल नज़र आएंगे और जहाँ मुल्की और गैर मुल्की मशीनरियाँ इन लोगों को तालीम देती हैं। तो इन्हें महसूस नहीं किया कि उन्होंने हमें अजनबी निगाहों से नहीं देखा। बहुत से ममालिक यहाँ मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं। चीनी बाशिंदे चाक और सीमेंट की फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। रूसी माहरीन सोने की कानें दराफ्त कर रहे हैं। पोलैंड वाले खाद के कारखाने लगाए हुए हैं। लिहाजा अफ्रीका के ये इलाके अब इतने पसमानदा नहीं रहे। हम लोग सरगोशियों के अंदाज में बातें करते रहे और रक़्स अपनी आखिरी कैफियत में पहुंच गया था। रकास लड़कियां रक़्स कर रही थी। अचानक मैंने एक लड़की को अपने करीब आकर रुकते हुए देखा और उसका कद किसी भी तरह 6 फुट से कम नहीं था। बदन इंतहाई मुनासिब अर्ज से डौल था। लंबे लंबे बाल स्याह कमर से नीचे आ रहे थे और उसने अपने चेहरे पर नक्शो निगार बनाए हुए थे। लेकिन एक बात ज़रा हैरतनाक थी, वो ये कि उसके नकूश में बदापन नहीं था जो अफ्रीकी लड़कियों के चेहरों में पाया जाता है। ना मोटे होंठ, ना चौड़ी नाक, चेहरे की बनावट भी किताबी थी और मैं एक लम्हे के लिए उसे देखता रह गया। लड़की की अजीब निगाहें मुझे अपने दिमाग में चुभती हुई महसूस हुई। वो कोई 10-15 सेकंड तक मेरे सामने खड़ी रही और उसके बाद ढोल की थाल पर थरकती हुई आगे बढ़ गई और मैंने लैशी की तरफ देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, आओ यहाँ से चले मंसूर। क्या बात है लैशी, तुम्हारा लहजा कुछ अजीब हो गया है। नहीं, कोई बात नहीं, बस कुछ थकन सी महसूस हुई है। वैसे भी अब ये रक़स ख़त्म होने वाला है, आखिरी मराहल में है। लैशी के इन अल्फाज के साथ ही ढोल बंद हो गए और एकदम सुकूत छा गया। मैंने लैशी का हाथ पकड़ा और हम वापसी के लिए मुड़ गए। वो कुछ खामोश सी थी। दरिया के किनारे उसी जगह हम आ गए जहाँ हमारी कश्ती मौजूद थी। लैशी ने साफ़ और हमवार जगह देखकर वहाँ पर डेरा डाल दिया। कश्ती से कुछ चीज़ें उतार कर ज़मीन पर बिछा दी गईं और मैंने लैशी से पूछा, क्या उसे भूख नहीं लग रही? अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दूं। नहीं, मुझे भी भूख नहीं लग रही, लेकिन एक सवाल मैं तुमसे ज़रूर करूंगा। क्या? और तुम अचानक कुछ संजीदा हो गई।
जाने कि उस लड़की का अचानक तुम्हारे सामने इस तरह खड़े हो जाना मुझे नागवार गुजरा। अजीब सी निगाहों से देख रही थी तुम्हें। क्या तुमने महसूस नहीं किया? हाँ, महसूस किया था। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या बात हो सकती है? कुछ नहीं, ये लोग अब भी कहीं कहीं पसमानदा हैं। लड़की कहीं तुम्हारी तरफ मतवज्जा ना हो गई हो। अगर ऐसा है तो वह तुम्हारे लिए मुश्किल बन सकती है। और मैं हंस पड़ा। अच्छी बात है, अफ्रीका की इस महम में कम से कम ये तजर्बा भी हो जाएगा। लैशी ने पहली बार ऐसी निगाह से मुझे देखा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, और उसके होंठ कँपाए और फिर वो हंसने लगी। हाँ ठीक है, अगर वह तुम्हारी तरफ राग़िब हो जाए तो फिर तुम यहीं रह जाना। क्यों? ज़ाहिर है कि वह तुम्हारे साथ तो यहाँ से जाएगी नहीं। अरे बाप रे, इसका मतलब? हाँ, कोई हर्ज नहीं। यहाँ की ज़िंदगी इतनी बुरी तो नहीं है। तुमने मुझे खौफ का ज़िदा कर दिया है लैशी। मैं ऐसा भयानक तजर्बा भी नहीं चाहता। चलो अभी उसी वक्त यहाँ से निकल चलें, और मैं खौफज़दा हो गया हूँ। लैसी फिर हंसने लगी। और अब बस इतनी सी दिलचस्पी है तुम्हें एडवेंचर से? हाँ, अगर सूरत ऐसी हो तो फिर इतनी ही दिलचस्पी लेना काफ़ी है, मैंने कहा, और वह हंसती रही और हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर लैशी ने करवट बदलते हुए कहा कि मुझे नींद आ रही है। ओके, शब बखैर, मैंने जवाब दिया, और लैशी करवट बदलकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मैं उसके अंदाज पर गौर कर रहा था कि यूरोप में लड़कियां बहुत बेबाक होती हैं। मैंने ऐसी अफ्रीकी लड़कियों को भी देखा था जो यूरोप की आबादियों में वहाँ के बाशिंदों को भी पीछे छोड़ गई थी, लेकिन लैशी के अंदर एक रख रखाव था, बिल्कुल मशरकियत का हामल। जाने कितनी देर तक उसके बारे में सोचता रहा और फिर नींद आ गई। ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि मैं कितनी देर सोया हूँ, और यकायकी आँख खुल गई थी और मैंने एक नस्वानी हाथ को अपनी गर्दन में हमायल होते महसूस किया। हवास जाग गए और मैंने सोचा कि या तो लैशी ने सोते में करवट बदली है या फिर माहौल उस पर असरअंदाज हो गया है। मैंने आंखें खोलकर उसका चेहरा देखा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में बुरी तरह उछल पड़ा और मेरे सामने चांद की रोशनी में एक चेहरा नुमाया था, आधा सफ़ेद आधा नीला। और ये वही लड़की थी जो रक़स के दौरान मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। आंखों पर यकीन नहीं आया। हो सकता है कि आंखें धोखा दे रही हों, और मैं फुर्ती से उठकर बैठ गया, और इस तरह उठ जाने से उसका बाजू मेरी गर्दन से निकल गया था। मैंने खुश कोंटे पर ज़ुबान फेर कर लड़की की तरफ देखा। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में पुरअसरार सी चमक थी। फिर मैंने गर्दन घुमाकर लैशी को देखा जो नहायत बेतरतीबी से सो रही थी। जंगली लड़की कुछ देर इसी तरह बैठी मुझे देखती रही और फिर उठ गई, और उसके बाद उसी पुरअसरार अंदाज में चलती हुई वहाँ से चली गई। मेरे आसान ख़ता थे, और उसकी इस तरह आमद, यह बेतकल्फ़ी और फिर खामोशी वापस बेहद पुरअसरार था, और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस 6 फुटी क़यामत को मैं कब से देखता रहा। पुरअसरार चांदनी में वो सुस्त रफ़ी से आगे बढ़ रही थी, और मेरे वजूद में फुरेरियाँ सी दौड़ने लगी। चलते हुए वह कब से इतनी हसीन नज़र आ रही थी कि जहन भटक जाए, लेकिन मुझ जैसे आदमी का जहन कहाँ भटकता, और जिसकी ज़िंदगी ही खौफ व हरास से इबारत हो गई हो। मैं तो उसके वजूद की दिलकशी में खोने की बजाय अपने वजूद की सलामती में खोया हुआ था। ये नई मुसीबत कहाँ से गले पड़ रही थी। अब तक की ज़िंदगी में कभी वो नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, बल्कि वक़्त मुझे अपने साथ लेकर सफ़र कर रहा था, और वो जो तब्दीली मेरे अंदर लाना चाहता था बआसानी ले आता। लैशी पावर के साथ यहाँ तक आने का प्रोग्राम नहीं था, और ये सारा प्रोग्राम उसने खुद ही बनाया था, वरना मैं इतना दिलेर कहाँ कि सहराए आज़म के इन हौलनाक रवायात को फरामोश कर दूँ जो अच्छे अच्छों का पिता पानी करती हैं। मैं देखता रह गया, और वह पुरअसरार सहरा निगाहों से उजल हो गई। लैशी पावर ऐसे प्यारे अंदाज में सो रही थी कि दिल ख्वाह धड़कने लगा, और मैंने आने वाली बला पर लानत भेजी। और इससे बेहतर तो लैशी पावर का नज़ारा था जो चांदनी की दुल्हन बनी ज़मीन पर बेतरतीब पड़ी हुई थी, लेकिन शायद दिमाग में शराफत के कुछ ज़र्रात अटके रह गए। जी ना चाहा कि एक सोई हुई लड़की को उसी तरह बेहजाबी से देखूं, और मैंने उससे नज़रें हटाकर फिर पुरअसरार सहारा के बारे में सोचने लगा कि ये लड़की थी कौन, क्या चाहती है ये सहराए आज़म की ये हसीना। अगर लाशी पावर के बयान के मुताबिक मेहरबान हो गई तो मेरा क्या बनेगा? क्या मेरी कफ़ियत उन बेशुमार महम जोहों की सी ना होगी जो किसी जंगली लड़की की कैद में ज़िंदगी के दिन तड़प कर गुजार देते हैं? लैशी पावर ने कराह कर करवट बदली तो मैं होशो हवास की दुनिया में वापस आ गया, और हसीना का तस्वर ज़हन से महू नहीं हुआ था। बैठे बैठे थकन होने लगी तो लेट गया। क्या फ़ायदा अब इन अहमकाना सोचों में फंसे रहने का? और वह जो कुछ भी चाहती है, अगर फितरत के मुताबिक गौर किया जाए तो कोई अजीब बात नहीं। लेकिन मैंने कब किसी लड़की से आगे बढ़कर इश्क किया था जो अब करूँगा?
देखूं ये लैशी पावर कब तक अपनी कुव्वतों को आजमाती है, और अगर उसकी ज़ुबान ना खुली तो जहन्नम में जाए, और मैं भी उसके लिए कौन सा मरे जा रहा हूँ। जहन में सन्नाटे दर आए। नींद शायद हमलावर थी। कच्ची नींद से जगा था, और बस उसकी बाहों का ख्याल आया। और दुनिया की कोई भी लड़की हो, उसके वजूद की नज़ाकतें यकसा होती हैं और उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। बदकिस्मती ये थी कि ऐश ने बुरी राहों पर डाल दिया था, वरना शायद हम भी काम के आदमी होते। ऐश का तस्वर जहन में आया तो और भी बहुत से किरदार जहन में आने लगे, और फिर सब एक दूसरे से नबर्दे आजमा हो गए। कोई किसी के बाल घसीट रहा था, और कोई कान, और किसी ने किसी की टांग पकड़ी हुई थी, तो कोई किसी की नाक मरोड़ रहा था। मैं उलझनों में गिरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और यहाँ तक कि सूरज की किरणों ने पपोटों में सुर्ख रंग बखेर दिया, और लैशी पावर ने जोर से झंझोड़ा तो मैं उठ गया। लैशी पावर को देखा और फिर खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखने लगा। मैं समझा था कि वह तिलस्म हसीना फिर से वापस आ गई है, लेकिन ये बात नहीं थी। तिलस्म हसीना तो नहीं आई थी, लेकिन सूरज की किरणें अफ्रीका की रवायती गर्मी जज़ब करके बदन में चुभने लगी थी, और मैं बौखलाए हुए अंदाज में उठकर बैठ गया। लैशी पावर ने मुझे मुस्कुराती निगाह से देखा। क्या बात है, कोई ख्वाब देख रहे थे? ख्वाब? और मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी भयानक ख्वाब से चौंक गए हो। आह लैशी पावर, भयानक ख्वाब तो मैं जागती आंखों से भी देखता रहता हूँ। जागती आंखों से तो तुम सिर्फ मुझे देखते हो। क्या मैं कोई भयानक ख्वाब हूँ? अरे नहीं, मतलब ये कि साहिर आज़म की यह ज़िंदगी, हौलनाक वाक़यात और एक साथ पेश आने वाले ये हादसात, सब कुछ एक भयानक ख्वाब ही तो है। और मैंने जल्दी से बात बराबर करने की कोशिश की। खैर, अगर तुम मुझसे भी एक भयानक ख्वाब करार देते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और जो तुम्हारा दिल चाहे समझो। गलतफहमियों का शिकार होकर मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। दर हकीकत यहाँ की ज़िंदगी से कुछ उलझन सी होने लगी है।